नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट मुद्दे इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम आज की अपनी चर्चा के बिंदुओं को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये चुनावी बॉन्ड क्या है जिसको लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। तीसरी चीज हम लोग जानेंगे कि चुनाव बॉन्ड के उद्देश्य क्या है और ये बॉन्ड इतना लोकप्रिय क्यों है और इस बॉन्ड की आलोचना किस आधार पर की जाती है, हम लोग इसको देखेंगे। अगली चीज हम लोग देखेंगे कि इसको लेकर चुनाव आयोग का स्टैंड क्या है और इसको लेकर रिजर्व बैंक ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, तो हम लोग उसको भी जानेंगे। और हम लोग लास्ट में देखेंगे कि आगे की राह क्या हो ताकि हमारे लोकतंत्र के लिए ये चुनावी बॉन्ड खतरनाक ना साबित हो। चलिए सबसे पहले खबर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट संभवतः 23 सितंबर को चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये याचिका एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा दायर की गई है। अब इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुनवाई 19 सितंबर को ही होनी थी, लेकिन बेंच जो है वो उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 सितंबर को ये सुनवाई की जाएगी। अब आइए जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या है। 2017 के केंद्रीय बजट में घोषित चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त वाहक साधन है, अर्थात इस पर इंटरेस्ट नहीं देना होता है, जिनका उपयोग राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने अर्थात चंदा देने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। और ये जो बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में बेचे जाते हैं और एसबीआई उन्हें बेचने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है। यदि आप सोच रहे हैं कि हमको आईसीआईसीआई बैंक से चुनावी बॉन्ड किसी पार्टी को देना है, तो आप नहीं दे सकते हैं, ना ही उससे आप खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एसबीआई द्वारा ही ये बॉन्ड खरीदा और बेचा जा सकता है। दानकर्ता बॉन्ड खरीद सकते हैं और बाद में एक राजनीतिक दल को दान कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्ड को जारी करने और भुनाने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। 15 दिनों तक वैध रहने के पीछे का तर्क यह है कि इन बॉन्ड्स का समानांतर मुद्रा के रूप में दुरुपयोग न किया जा सके। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछली लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो, वह चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा ले सकता है। एक व्यक्ति या कंपनी कितने बॉन्ड खरीद सकती है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। इससे पहले यह प्रावधान था कि पिछले 3 सालों के कुल लाभ का 7.5% ही, कितना 7.5% राशि ही कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दे सकती हैं, लेकिन 2017 के वित्त अधिनियम द्वारा इसे हटा दिया गया है। तो यहाँ पे एक बात और हमको ये समझनी है कि यदि किसी पार्टी ने 15 दिन के भीतर किसी भी बॉन्ड को नहीं भुनाया है, तो एसबीआई क्या काम करता है, इसे प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर देता है। मार्च 2018 और जनवरी 2021 के बीच 15 चरणों में कुल 6,534.78 करोड़ रुपए के कुल 12,924 चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं। व्यक्तियों के समूहों, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक अन्य ट्रस्टों को भी अपने विवरण का खुलासा किए बिना चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान करने की अनुमति है। जो भी व्यक्ति दान करेगा, चाहे व्यक्ति दान करे या फिर व्यक्तियों का एक पूरा का पूरा समूह दान करे, एनजीओ भी दान करे, तो ये लोग गुमनाम रूप से दान कर सकते हैं। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था 2017 के केंद्रीय बजट के दौरान। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भारत का नागरिक है, द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं। अब आइए जानते हैं चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य क्या था, इसे क्यों लाया था और तब सरकार ने क्या कहा था। चुनावी बॉन्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था। सरकार ने इस योजना को कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे देश में चुनावी सुधार के रूप में वर्णित किया था। अब आइए जानते हैं कि ये बॉन्ड इतने लोकप्रिय क्यों है। दानदाताओं को अपना नाम ना छापने के कारण चुनावी बॉन्ड दान का सबसे लोकप्रिय मार्ग बन गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए
ADR द्वारा विश्लेषण किए गए राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों की कुल आय का आधे से अधिक चुनावी बांड दान के जरिए ही आया है, अर्थात चंदे के जरिए आया है। 2017-18 और 2018-19 में चुनावी बांड के माध्यम से पार्टियों को प्राप्त कुल 2760.20 करोड़ रुपए में से 1660.89 करोड़ रुपए या 60.17% प्राप्त करने वाली मौजूदा केंद्र सरकार अर्थात बीजेपी है। यानी सबसे ज्यादा चंदा किसे मिला है? भाजपा को मिला है, जो मौजूदा केंद्र सरकार है हमारी। तो इसी चीज को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि होता क्या है कि जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा पैसे जो है वो केंद्र सरकार को, मौजूदा केंद्र सरकार को ही मिल रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं कि इस चुनावी बांड की आलोचना किस आधार पर की गई है। विवाद का सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो दाताओं को प्रदान की गई गुमनामी है। जैसे अब कौन सा व्यक्ति कितनी मात्रा में दान दे रहा है, इस बात की जानकारी नहीं मिल रही है। वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने पार्टियों को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त चंदे का खुलासा करने से छूट प्रदान कर दी है। दूसरे शब्दों में उन्हें हर साल चुनाव आयोग को अपनी अनिवार्य योगदान रिपोर्ट में इन विवरणों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि मतदाता ये नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति या कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्त पोषित किया है। ये एक ट्रांसपेरेंसी का मामला है, पारदर्शिता इसमें नहीं दिखाई दे रही है। चुनावी बांड की शुरुआत से पहले पार्टियों को उन सभी दानदाताओं के विवरण का खुलासा करना होता था जिन्होंने 20,000 रुपए से अधिक का योगदान दिया है। तो पारदर्शिता कार्यकर्ताओं के अनुसार यह परिवर्तन नागरिक के जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करता है और जानने का अधिकार जो है उसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 का एक अभिन्न अंग बताया है। इसके अलावा जबकि चुनावी बांड नागरिकों को कोई विवरण नहीं देते हैं, उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो भारतीय स्टेट बैंक से डेटा की मांग करके हमेशा दाता के यानी डोनेटर के, जिसने भी दान दिया है, के विवरण तक पहुंच सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि इन दान के स्रोतों के बारे में अंधेरे में केवल करदाता ही है। भाई हमारे पैसे से ही तो जो है ये सारा काम हो रहा है टैक्स के मामले में। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि इन बांडों की छपाई और बांड की बिक्री और खरीद की सुविधा के लिए SBI कमीशन का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे से ही दिया जाता है। तो हमारा पैसा है तो हमें जानने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अब ये ट्रांसपेरेंसी का जो मामला है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। अब हम लोग बाद में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। और इसमें एक समस्या ये भी है साथियों कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मौजूदा सरकार को पैसे नहीं दिए हैं, तो SBI से वो डेटा लेकर उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, तो हो सकता है कि फिर उसका शोषण भी किया जाए भविष्य में। या फिर मान लीजिए कि कल को जो है कोई दूसरी सरकार आ जाती है, तब वो ये पता करने में लग जाती है कि किस व्यक्ति ने फला फला व्यक्ति को या फला फला पार्टी को पैसे दिए थे, तो मौजूदा सरकार भी जो है जो बनकर आएगी वो उस व्यक्ति का शोषण करेगी जिसने उसे पैसे नहीं दिए हैं। इसीलिए सरकार ने ये बताया था कि जो है हम इसको गुमनाम रखेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो सके। लेकिन चक्कर इसमें यही फंस रहा है कि हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन का मामला है वो बाधित हो जा रहा है। अब आइए देखते हैं कि चुनाव आयोग का इस मामले में क्या स्टैंड है। मई 2017 में चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आपत्ति जताई थी, जो राजनीतिक दलों को इस मार्ग के माध्यम से दान का खुलासा करने से छूट देता है। उसी महीने कानून मंत्रालय को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग ने सरकार से उपरोक्त संशोधन पर पुनर्विचार और उसे संशोधित करने के लिए कहा था। वर्ष 2018 में चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर करते हुए बताया था कि इस योजना के दूरगामी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि चुनावी बांड योजना पर भारतीय रिजर्व बैंक की क्या चिंताएं हैं। RBI के तत्कालीन गवर्नर ने इस संदर्भ में तत्कालीन कानून मंत्री को पत्र भी लिखा था और इस पत्र में कहा था कि यह योजना पारदर्शी नहीं है। वही सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ट्रांसपेरेंसी का है, जो कि मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ। एवं इससे न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग बिल कमजोर होता है, बल्कि इससे केंद्रीय बैंकिंग प्रथाओं के बुनियादी सिद्धांतों का भी उल्लंघन होता है। इसके अलावा RBI ने यह भी आशंका जताई थी
कि इस योजना से उन कंपनियों को भी बांड खरीदने की अनुमति मिल जाएगी जो घाटे में चल रही हैं, जो कि शेल कंपनियों की स्थापना की संभावनाओं को उत्पन्न करती हैं। आपको बता दें कि शेल कंपनियां क्या होती हैं। काले धन को सफेद करने के जो कारपोरेट तरीके हैं उसी में आपका शेल कंपनी शामिल होती है। ये कंपनियां वास्तव में कागजों पर बनी होती हैं, फिजिकल रूप में उपस्थित नहीं होती हैं। कोई दफ्तर, कोई कारोबार इनका नहीं होता है, लेकिन ये लोग कागजों पर करोड़ों का कारोबार दिखाती हैं ताकि ये लोग टैक्स की चोरी कर सकें। अब आइए जानते हैं कि आगे की राह क्या हो कि एक लोकतंत्र पर कोई खतरा ना मंडराने पाए इस चुनावी बांड की वजह से। तो फंडिंग जो है वो पूर्णतः पारदर्शी होनी चाहिए। नंबर एक बात कि किसने कितना दान दिया ये सबके पास जानकारी होनी चाहिए, और जो भी राजनीतिक दल हैं उनको आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। फंडिंग और खर्चे की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। जैसे आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा चुनाव हमारे यहाँ भारत में ही होता है। तो फंडे और जो खर्च की सीमा है उसको निर्धारित की जानी चाहिए सटीक मात्रा में कि फला पार्टी इतना पैसा जो है वो खर्च कर सकती है चुनाव में, फला कैंडिडेट जो है इतना पैसा खर्च कर सकता है। साथ ही साथ इसके नियमों का पालन न करने के लिए विशेष दंडात्मक प्रावधान भी किए जाने चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय क्या फैसला देगा। जो भी फैसला आएगा हम उससे आपको अवश्य ही अपडेट कराएंगे, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।